हाँ एवरीवन, तो आइए मैं आज आप लोग के साथ 4 सेट मतलब 3 सेट मैंने डिस्कशन कर दिए। चौथा सेट है मतलब चौथा डे है, जहाँ आपको बिहार सुपर टेट का मतलब बिहार 7वां फेज के बीपीएससी बिहार टीचर शिक्षक भर्ती का आपको डिस्कशन करवाएंगे क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी आधारित है। आपको एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चंस लिया गया है और आप कहेंगे एनसीईआरटी या एससीईआरटी जो भी कहें आप, एससीईआरटी जो आपको बिहार बोर्ड का किताब आता है इससे क्वेश्चंस लिया गया है। ठीक है, जो दोनों में कॉमन था वो क्वेश्चंस लिया गया। आपके लिए बेस्ट सेट होगा, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। एक क्वेश्चंस हूबहू 100% आपका ये क्वेश्चंस आएगा, आप गांठ बांध के चलेंगे। मैं आपको थ्योरी वाइज नहीं पढ़ाता हूँ, क्वेश्चन थ्योरी आप टीचर में जहाँ जाते होंगे ऑफलाइन पढ़ने के लिए, जो भी ऑनलाइन कोर्स लेते होंगे वहाँ, लेकिन मेरे यहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आपको 100% क्या होगा मिलने का चांसेस रहेगा। ये हमेशा सीटेट का भी अधिकतर बच्चों को ये सेट मिला है, जो भी सेट करवाते हैं वहाँ से क्वेश्चन मिलता है। क्योंकि गेसिंग पावर जो होता है आप लोग को, जिस तरह से मैं एग्जाम दिया हूँ तो पता चलता है क्वेश्चन किस किस तरह से आता है, इसी तरह से मैं आप लोग को भी दिखाता हूँ। इसीलिए नए जो बने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हर रोज़ मिलेगा क्लास। जो भी सीटेट पढ़ते हैं, स्टेट पढ़ते हैं, या आपको यहाँ बिहार सुपर टेट पढ़ते हैं, या कोई भी कंपटीशन का पढ़ते हैं, जैसे कि आप मैंने हड़प्पा सभ्यता का क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो ये हड़प्पा सभ्यता का हिस्ट्री का मैंने आपको थ्योरी बैच भी करवा चुके हैं, तो प्ले लिस्ट पे जाइएगा, वहाँ जनरल कंपटीशन बैच का एक प्ले लिस्ट बना होगा जहाँ मैंने हिस्ट्री का, पॉलिटी का, जैसे जैसे क्वेश्चन आपको आता है वैसे वैसे मैं आपको थ्योरी बैच करवाए हैं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस में लिखा होगा बिहार 7वां फेज बिहार शिक्षक भर्ती बहाली का जो है सुपर टेट का, वो आपको क्या होगा यहाँ पे मिलता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो चलिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फुल वीडियो को वॉचिंग करता है कि आपको समझ में आएगा। थोड़ा थोड़ा डिस्कशन भी हम करेंगे आपको क्वेश्चंस का, और इसी के साथ इसमें मैंने हिस्ट्री और साइंस का क्वेश्चन लिए जो बेस्ट आपको एससीईआरटी कर सकते हैं, मतलब मतलब भारतीय भवन का जो होता है, मतलब बिहार बोर्ड का जो होता है, और क्या आता है एनसीईआरटी का। तो चलिए दोनों में जो कॉमन होता है जो आपको पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन का आप कहेंगे ऐसा क्वेश्चन, तो जी जरूर ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा आपको। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? एक बात ध्यान रखेंगे बच्चों, ज़्यादातर आप डीपली पढ़ने में नहीं जाएंगे, वरना वो भी नहीं होगा वो भी नहीं होगा। ठीक है, अगर इतना ही क्षमता रहता तो क्यों लोग टीचर की तैयारी करते, क्यों नहीं बीपीएससी और यूपीएससी का तैयारी करते कि नहीं? ठीक है, तो बच्चे अगर टीचर का तैयारी करते हैं उसमें थोड़ा सा लगता है कि हमें उतना क्षमता नहीं है, तो थोड़ा सा लेवल को कम करके उससे थोड़ा सा कम करके हम पढ़ रहे होते हैं, तो उसी लेवल का पूछा भी जाएगा टीचर में, वो लेवल नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, हमेशा बड़ा से बड़ा कोचिंग में जाके फंसेंगे नहीं। जहाँ आपको समझ में आ रहे, अगर 2 स्टूडेंट के बीच में पढ़ा रहे तो आपके लिए वही फायदेमंद होगा। तो चलिए क्वेश्चंस आपको डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, कहते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाएगा आपके लिए बुक। ठीक है, जो आधारित आपको टाइम नहीं है तो इसी आधारित क्वेश्चन जैसे हम यहाँ पर लिए हैं, हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने की। तो ये सब एक लाइनर क्वेश्चन है जो आपको जस्ट बन जाए तो दयाराम साहनी, इसमें कुछ कहना ही नहीं था, दयाराम साहनी ने की। ठीक है, तो अब हड़प्पा सभ्यता का काल पूछा जाएगा आपको, तो यहाँ कहेगा 2300, मतलब 2300 या 2500 होगा। ठीक है, या तो 2350 या मतलब 2400 लगभग, या 2500 ज़्यादातर में आता है। ठीक है, ज़्यादातर क्या होता है आपको 2500 एक जगह रहता है, 2500 से लेकर 1750 से अपूर्व तक। ठीक है, तो इसी तक आपको टाइमिंग, तो 1 से 2 क्वेश्चन बन गया। इसी तरह मैं आपको 1 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनाते जाएंगे, तो इसका क्या हो जाएगा दयाराम साहनी। ठीक है, आप लोग को अगर मेरा आंसर आप लोग को आता है तो मेरा वीडियो ऐसे क्या करें पुश कर दीजिए और अगला आंसर आप दीजिए, इसके बाद मेरा आंसर देखिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना, मतलब विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना, ये सब क्वेश्चन एग्जैक्ट रहेगा, आपको बता रहे हैं। इसीलिए आप प्रैक्टिस सेट रोज करिए, मेरा ज़्यादा नहीं आधा घंटा का प्रैक्टिस सेट रहता है, आप करिए, वीडियो को क्या करिए शेयर करते रहिए। ठीक है, ताकि अगर आप मेरे स्टूडेंट होंगे तो थोड़ा सा भी तो आप मेरा ख्याल रखेंगे, तो शेयर करते रहिए वीडियो को। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह कब लागू बना? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, 1856 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो इसमें किसके कार्यकाल में हुआ? तो क्या था, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। तो आपको ये भी पूछ दिया किसके कार्यकाल में, तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ। चलिए इसके लिए आपको टॉपिक पढ़ना होगा, नहीं तो आप ज़्यादा जानिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस देखिए, अगर क्वेश्चन आ गया, अगर आप मान लीजिए टाइमिंग के कारण आपने नहीं पढ़ा, बात रहा कब निकलेगा ये, तो देखिए ये एग्जाम होगी, अब दे दिया नोटिफिकेशन तो एग्जाम होगा ही, ऐसा नहीं कर सकते अभी ज़्यादा अब निगेटिव मार्किंग हटे या रहे ये सब बात बाकी की बात है, लेकिन एग्जाम होगा ही। और जीके जिस आपको हमेशा करना चाहिए ये रहेगा ही आपको, और कोई सब्जेक्ट हटा दे तो हटा दे। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी नंबर जो बेस्ट। ठीक है, इसी के साथ क्या हो गया, लॉर्ड आपको डलहौजी के कार्यकाल में, तो समझ गए। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की? कहते हैं गुप्त समाज की स्थापना किसने की। तब यहाँ पे
आपको होगा गुप्त समाज की स्थापना किसने की, तो चंद्रगुप्त मौर्य, जो 300 ईस्वी में, ठीक है, 320 ईस्वी के लगभग है, 325 भी कहीं दिया रहेगा, तो 320 ईस्वी में, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपको यहाँ पर अगर इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 नंबर क्वेश्चंस में, तो एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा कि यह अधिनियम कब था, तो 1800 आपको यहाँ पूछा जाएगा, तो 1850 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं पूछा जाएगा, इतना डीप नहीं जाएगा, लेकिन आपको याद रखना होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, बी नंबर चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम यहाँ पे है, ठीक है। तो चलिए चंद्रगुप्त है तो 320 ईस्वी पूर्व में, ठीक है, इसका आपको याद रखना होगा। और इसका शासन कहेगा तो आपको 510 तक शासन चल रहा था इसका, यही सब आपको पूछा जाएगा। तो 320 याद रखेंगे आप, इससे ज़्यादा डीप नहीं जाएगा। तो चलिए इसी से 1 से 2 क्वेश्चन बनाने का हमेशा मेरा प्रयास रहता है, और ज़्यादा कुछ नहीं। आप लोग हमेशा क्वेश्चन को बेसिक क्वेश्चन है ये सर। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी, तो आपको ये हेमू का होगा, ठीक है, किसका होगा, हेमू का, बैगम खान और हेमू के बीच ये लड़ाई हुई थी। तो 1500 कितना में, 56 में हुआ था। ये आपको इसका लड़ाई का डेटिंग याद रखना होगा, कितना में हुआ था, 1556 ईस्वी में यह लड़ाई हुआ था। और क्या, बेगम खान और हेमू के बीच हुआ था। आपको इसी तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चंस बनेगा, आप लोग को ध्यान में रखना होगा। 5 नंबर 1556 ईस्वी में हुआ था, इसका डेट भी आप याद रखेंगे, 1556 में 5 नवंबर को हुआ था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के। आपको इसी तरह से होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहते हैं मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था, तो ये हो जाएगा आपका मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था, अफगानिस्तान का, ठीक है। तो चलिए हम उसका देखेंगे, आपको डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा कि कहाँ से था, तो अफगानिस्तान का, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद गौरी कहाँ के शासक था, ऐसी क्वेश्चन पूछेगा 100% आप याद रखेंगे कि कोई बोला था, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था, ठीक है। तो चलिए आपको देखते हैं कि बिहार प्रदेश में किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था, कहते हैं बिहार प्रदेश में किस मुस्लिम शासक ने आपको सर्वप्रथम जीता था, मतलब बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने, तो खिलजी हो जाएगा, ये सब कहने का चीज़, सब रटना चाहिए आपको मुंह पे, ठीक है। तो खिलजी हो जाएगा। तो चलिए इसमें कोई लॉजिकल नहीं है, सब याद करना पड़ेगा या आपको ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहते हैं सिख समुदाय का अंतिम गुरु कौन थे, तो सिख समुदाय का अंतिम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सिख समुदाय का अंतिम गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह। चलिए आपको ये चीज़ याद रखना होगा, ठीक है। तो अगला हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट्स वीडियो में भी डिस्कशन किया था, आप लोग देखते रहिए, आपको बहुत रिलेटेड, बहुत ही मन लगेगा पढ़ने में। मैं जो भी कंटेंट देता हूँ आपके हित के लिए, आपके फ़ायदे में, ऐसा नहीं कि बस वीडियो डाल रहे, जो भी होगा आपके फ़ायदे के लिए होगा, ये चीज़ हमेशा दिमाग में डालेंगे। 8वां क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती किस समाज की स्थापना की थी, तो आर्य समाज की स्थापना की थी। किस समाज को, आर्य समाज स्थापना की थी। और ईस्वी अगर पूछा जाए आपको, तो बच्चों क्या करेंगे आप, अगर ईस्वी पूछा जाए तो 1875 ईस्वी में, ठीक है, 1875 ईस्वी में। इसी तरह से 1-2 क्वेश्चंस बनेगा, जो आपको एक क्वेश्चन से, मान लीजिए मैंने 25 क्वेश्चन लिया, तो आपको 50 से 55 क्वेश्चन बनने का दावा रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर, आर्य समाज का। अब 9 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रथम महिला शासिका बनी, तो भारत का प्रथम महिला शासिका कौन बनी, तो ये सब कौन, रजिया बेगम। ये सब बहुत आपको NCERT 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास, ये सब क्लास में ये सब है, ये सब बेसिक चीज़ है, बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, बेसिक क्वेश्चन NCERT आधारित, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का रजिया बेगम होगा, जो दिल्ली की गद्दी पर 1236 में बैठा, ठीक है। तो ये हो गया आपको। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं, इसको याद रखेंगे आप, किस गद्दी पर, दिल्ली गद्दी पर। 10वां कहता है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, आपको मैसूर के, जो 1761 में शासक बना, ठीक है। आपको डेटिंग पूछा जाएगा बच्चों, तो 1700 आपको 61 में, ठीक है। चलिए तो ये आपको समझ में आ गया। 10 क्वेश्चन में, 10 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में 1 से 2 क्वेश्चन आपको
2 से 3 क्वेश्चन बनने का दावा रहता है। तो 10 या 30 क्वेश्चन हो गया, 10 दूनी 20 क्वेश्चन हो गया। अब हिस्ट्री का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर समाप्त किया। अब लेंगे हम साइंस का क्वेश्चन। आपको 20 क्वेश्चन का ही टेस्ट हो गया, मतलब आपका 2 घंटा का क्लास 20 मिनट में हो गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बच्चों। आप ऑफलाइन करने जाएंगे तो ये 20 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटा लगेगा, और यहाँ पर आपको मैंने क्या करते 20 मिनटों में सॉल्व कर दिया। तो यहाँ से साइंस का क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। कहते हैं मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। आपको 100% ये सब बेसिक क्वेश्चन है जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको स्टेपिस हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर हो जाएगा, जो क्या है, कान का हड्डी, कान का हड्डी, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सब क्वेश्चन का कुछ वही अति ने एकदम एक 1 लाइनर क्वेश्चन से आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को ऐसा टेस्ट लेते ताकि आपको इजी क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और हार्ड से हार्ड भी क्वेश्चन पूछा जाए। तो मैंने अभी टेस्ट जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया तब तक आपको नॉर्मल क्वेश्चन बनाकर आप अपना रिविजन करिए, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन सिलेबस जारी करें उस सब क्वेश्चन भी हम फाड़ू बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, एक तरह से आपके लिए एमसीक्यू टेस्ट हो गया। मोस्ट आपको क्वेश्चंस है जो आपके लिए टेस्ट के रूप में फ्री में मिल रहा है। अब क्या चाहिए आप लोगों को, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को कहा जाता है, ठीक है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछेगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहते हैं मनुष्य की मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो प्रमस्तिष्क होता है। आप इसे याद कर लेंगे बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रमस्तिष्क। देखिए बताइए, ये क्वेश्चन सब आप कहेंगे कि इसका आप याद ही नहीं हमको, तो आपको समझ से आगे का भाग मस्तिष्क का क्या होता है। मान लीजिए ये आपका मस्तिष्क है, तो ये आगे का भाग को प्रमस्तिष्क कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, आगे का भाग दिया जाएगा या आपको प्रमस्तिष्क दिया रहेगा, तो आपको जो देगा आपको यहाँ पर लगा के आना है। तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। तो हम लोग चलिए ज़्यादा देर का सीरीज नहीं होगा, बोल दो 20 मिनट के लिए आपके लिए सीरीज होगा और बहुत ही फायदेमंद होगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के दौरान नियंत्रित होता है, मतलब मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के दौरान नियंत्रित होता है, तो क्या होगा, एड्रिनल ग्रंथि। ये इसका इंग्लिश नाम है, याद रखेंगे, आपको एड्रिनल ही दिया रहेगा। एड्रिनल ग्रंथि के दौरान क्या है, एड्रिनल ग्रंथि के दौरान। तो मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के दौरान, तो एड्रिनल, आपको दे देगा कि एड्रिनल ग्रंथि किस आपको मनुष्य को नियंत्रित करता है, तो रक्तचाप को ग्रंथि के दौरान नियंत्रित करता है। किसी तरह से क्वेश्चन उल्टा पुल्टा सकता है, या आपको क्या करेंगे, आपको ये दे देंगे और आप नहीं करेंगे तो नहीं में क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा सही नहीं है, तो आपको नहीं अगर लगा देगा जगह यहाँ पर, तो आपको क्या हो जाएगा, ये सब आपको नहीं है। ABC कर कैसे दे दिया रहता है, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं, बस आपको उलझाने का कोशिश करेगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन आप कीजिए मेरे साथ, आपको कभी नहीं लगेगा कि आपने कुछ फालतू पढ़ा है। 20 मिनट, ज़्यादातर टाइम मैं बच्चों को नहीं लेता, जो भी आपके पास है आपके लिए फ़ायदे के लिए होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होते हैं, मतलब मनुष्य के शरीर का पाचन मुख्यतः कहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो बड़ी आंत में होती है कि छोटी आंत में होती है कि यकृत में होती है कि बिक्र में होती है, क्या है आपको इसमें किस में आंसर हो जाएगा, 15 नंबर छोटी के आंत में, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा आंसर बी, मतलब छोटी आंत में। समझ में आ गया आप लोगों को, पाचन कहाँ से होगा आपको छोटी आंत में। आप लोगों के लिए मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए बच्चों एनसीईआरटी का निचोड़ नोट्स लेकर आएंगे, ठीक है। आपको बहुत ही जल्द हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि एनसीईआरटी का निचोड़ आपको लेकर आएंगे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है, मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाते हैं, मतलब सर्वदाता मतलब सभी को दे सकते हैं, देने वाले जो दाता होते हैं, ठीक है, जो सभी का ख्याल रखते हैं उसे क्या कहते हैं हम, देवता, मतलब दाता, सर्वदाता हो गया, ठीक है। इसका ओ नंबर हो जाएगा। ओ क्या करते हैं, सभी को ब्लड दे सकते हैं। इसमें कोई लॉजिकल बात नहीं थी। अब कहेंगे कि आपको आगे वाला बात भी कह देंगे, आगे इस पे और क्वेश्चंस बन गया है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही समूह कहलाता है, क्योंकि सभी का ये ब्लड ले सकता है, तो कौन हो जाएगा, ए बी ऐसा ग्रुप समूह है ब्लड का जो सभी से ले सकता है, ठीक है। तो आपको समझ गया, ओ क्या हो गया आपको देने वाला और ए बी लेने वाला,
ठीक है। और ये सब अपने 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 अनुसार मतलब कर सकते हैं, अपने जाति को लेना देना होगा। ठीक है, आप लोग समझ गए, ग्रुप ब्लड ग्रुप समझ गए। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर चले। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? तो आपको इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों, अस्थि मज्जा। ठीक है, अस्थि मज्जा। ठीक है, इसका सी नंबर आंसर होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, सी नंबर आंसर होगा। 1 लाइनर क्वेश्चन रहे या 2 लाइनर क्वेश्चन रहे, आपको ये सब याद करना पड़ेगा। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त का कण निर्माण कहाँ से होता है, इसको आप हेडिंग को क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में। ठीक है, तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कहते हैं मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मतलब मानव रक्त का पीएच मान कितना होगा? ये सब देखिए, बहुत ही आपको एक लाइनिंग में रहता है कि इतना भाग में ये, इतना भाग में ये, सब ट्रिकी चीज़ याद किया करिए। इसका ए नंबर आंसर हो गया 7.4 होगा। तो मानव रक्त का पीएच कितना होता है आपको, 7.4। तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, तो इसी तरह का क्वेश्चंस बनता है साइंस में, इसी तरह क्वेश्चंस आएगा। अगर इससे बाहर आएगा तो मैं आप लोग के लिए 100% क्या करेंगे बच्चों, 100% आपको एनसीईआरटी या एससीईआरटी का निचोड़ लेकर बहुत जल्द आएंगे क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो मानव शरीर में क्रोमोसोम माने गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। इसमें कुछ कहने के लायक नहीं है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। ये सब बेसिक 7th क्लास का है, 8th क्लास का, ये सब अगर आपको नहीं हुआ तो आपको बीपीएससी टीचर कभी नहीं निकलेगा। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है, आपको होना चाहिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मैंने एक और ले लिया, 21 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या है 21 नंबर में। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप मेरा क्या करिए, साइलेंट करिए, मतलब पूछ कर वीडियो को रोकिए, फिर अपना आंसर दीजिए, फिर मेरा आंसर सुनिए। ठीक है, मैं तो आपको सही आंसर बताएंगे, लेकिन आपको गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है बच्चों। तो 21 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा आपको 65 से लेकर लगभग 80 तक कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ना तो देखिए 60 से ऊपर लेंगे आप, 80 तक बीच में लेंगे। ठीक है, तो आप बताइए 56 60 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो ये नहीं होने के चांस है। लेकिन 60 से 80 के बीच में 75 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नोट। 75%। यहाँ सब तरह का दिया रहेगा, लेकिन आपको करना है कि 80 से एबव नहीं लेना है। और मान लीजिए अगर 80 और 75 में चुनने बोले तो आप 75 ही लेंगे। क्यों? क्योंकि ये 60 से ही शुरू हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 75 लेंगे, 80 वाला छोड़ देंगे और 80 75 में दिया रहेगा। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने वाला रहेगा बच्चों, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज होना ही नहीं है। तो क्या होता है, आपको बी नंबर आंसर होगा। इसी तरह का क्वेश्चन साइंस का आएगा, आपको टेंशन मत लीजिए, इसी तरह का क्वेश्चन 100% रहेगा। तो आज का जो सीरीज हुआ वो क्या हो गया, आपको इंड हो गया। ठीक है, यही 20 मिनट या 15 मिनट का सीरीज होता है मेरा, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो अगले वीडियो जो होगा आपको बहुत ही जल्द सीरीज लेकर आएंगे। इसी के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि एनसीईआरटी हो या एससीईआरटी, इन दोनों का निचोड़ थ्योरी के साथ क्वेश्चन लेकर आएंगे। बताइए आप लोगों में से कौन कौन पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।